गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Karnataka School Examination and Assessment Board, Malleshwaram, Bengaluru 5,60,003। SSLC Model Answers 2025-26। Subject: Third Language Hindi। Model Key Answer Paper 2। Subject Code 61H। Time 3 hours। Max Marks 80। I multiple choice questions। 8 times 1 equals 8। 1. सहयोग शब्द का विलोम रूप है। उत्तर: असहयोग। 2. नौक शब्द का बहुवचन रूप है। उत्तर: नौकाएं। 3. लेखक शब्द का अन्य लिंग रूप है। उत्तर: लेखिका। 4. निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। उत्तर: सुनाना। 5. निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। उत्तर: महोत्सव। 6. देश विदेश शब्द में समास है। उत्तर: द्वंद्व। 7. सत्य महिमा अपार है। उत्तर: की। 8. आपने चश्मा लगाया नहीं था। उत्तर: प्रश्नार्थक। 2. संबंध पहचानिए। 4 times 1 equals 4। 9. जलालुद्दीन अंतरंग मित्र शम्सुद्दीन। उत्तर: चचेरे भाई। 10. सर एम विश्वेश्वरैया महान अभियंता सर सी वी रामन। उत्तर: महान वैज्ञानिक। 11. हाथी जंगली जानवर भैंस। उत्तर: पालतू जानवर। 12. मुखिया का गुण मुख के समान संत का गुण। उत्तर: हंस के समान। 3. एक वाक्य में उत्तर 4 times 1 equals 4। 13. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। उत्तर: सेब आम से बढ़कर नहीं है। 14. सिंगपो आदिवासी कहाँ रहते थे। उत्तर: सिंगपो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। 15. नर किन किन को एक समान लंघ सकता है। उत्तर: नदी सागर पर्वत को नर एक समान लंघ सकता है। 16. यशोदा किसकी कसम खाती है। उत्तर: यशोदा गोधन की कसम खाती है। एव निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। 8 times 2 equals 16। 17. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी। उत्तर: आशी अम्मा बालक कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती थी। उस पर चावल और गरम गरम स्वादिष्ट सांभर डालती थी। नारियल की चटनी और घर का बना अचार भी परोसती थी। 18. कश्मीरी सेब पाठ का आशय बताइए। उत्तर: इस पाठ में बाजार में होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। खरीदारी करते समय हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। 19. लेखक ने मंत्री को क्या समझाया। उत्तर: लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस द्वारा ईमानदार लोगों की तलाशी लेना बहुत अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। 20. गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर: बच्चों ने गांव की सफाई की। गांव का कूड़ा कचरा एक निश्चित स्थान पर डाला गया। गांव के चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए और गड्ढों को मिट्टी से ढांपा गया। 21. आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर: आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। वो नदी सागर और पर्वत को एक समान लांघ सकता है। उसका यान गगन में जा रहा है। 22. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। उत्तर: यशोदा कृष्ण को प्रेम पूर्वक समझाती है। वो कहती है कि बलराम जन्म से चुगलखोर है और गोधन की कसम खाकर कहती है कि वो उसकी माँ है और कृष्ण उसके पुत्र हैं। 23.
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। अथवा शनि के वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर, शनि के वायुमंडल का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से हुआ है। 24. शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? उत्तर, शास्त्र में बताया गया है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अथवा सलमा ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर, सलमा ने कहा कि प्रकृति हमारी माता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। वे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 9 × 3 = 27। 25. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने गिल्लू की रक्षा की और उसके लिए एक झूला तैयार किया। वे बड़े प्यार से उसे काजू खिलाती थी और घर के कुत्ते बिल्लियों से उसकी रक्षा करती थी। अंत समय में उसे बचाने की पूरी कोशिश की और सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई। 26. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला अत्यंत अनोखी और प्रसिद्ध है। बादामी, ऐहोले और पट्टदकल के मंदिर बहुत सुंदर हैं। बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सजीव प्रतीत होती हैं। श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है। 27. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि साइटों के माध्यम से लोग आपस में संपर्क कर रहे हैं। इसके कारण लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और संस्कृति पर शीघ्र प्रभाव पड़ रहा है। 28. धीरज सक्सेना को रोबोट की जरूरत क्यों थी? उत्तर, धीरज सक्सेना के परिवार में साधुरम नाम का एक नौकर था जो एक दिन चलती बस से गिर गया। उसे गंभीर चोट लगी और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना का परिवार बड़ा था और वे अपनों का कष्ट नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने घर में रोबोट रखने का निर्णय लिया। 29. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुभव का वर्णन कीजिए। उत्तर, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय हवा की गति बहुत तेज हो गई थी। बर्फ के कण चारों ओर उड़ रहे थे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्हें लगा कि आगे कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और ढलान सीधी नीचे जा रही है। तब उन्हें महसूस हुआ कि सफलता बहुत निकट है। 30. मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं और वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के भीतर अपार खनिज संपदा विद्यमान है जो उसकी समृद्धि को दर्शाती है। 31. कविता के अनुसार समय का महत्व समझाइए। उत्तर, समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय ईश्वर द्वारा दिया गया अनुपम धन है, इसलिए हमें कार्य करने के लिए मिले अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। 32. निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाने पीने के द्वारा शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण विवेक पूर्वक करता है, उसी प्रकार मुखिया को भी अपनी प्रजा का पालन पोषण बुद्धि और विवेक के साथ करना चाहिए। 33. निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। English translation. The Kannada language is spoken in Karnataka and its capital is Bengaluru.
People from different parts of the country and abroad have come and settled here. We निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 2 times 4 equals 8। 34 पम राजकिशोर के मानवीय गुणों का परिचय दीजिए। उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे मजदूरों की बस्तियों में जाकर उनकी देखभाल करते थे। बाजार में मिले बसंत से वे बहुत प्रभावित हुए और उसकी सहायता करने की इच्छा से एक छलनी खरीदी। घायल बसंत के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली और उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी की। इस प्रकार पंडित राजकिशोर एक परोपकारी व्यक्ति थे। अथवा बसंत एक ईमानदार लड़का है। कैसे? उत्तर बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। वो छलनी, बटन, दिया सलाई आदि बेचकर अपना जीवन चलाता था। वो किसी से दया की भीख नहीं लेता था। मोटर दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथ में देकर वापस लौटा दिए। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। 35 निम्नलिखित कविता अंश पूरा कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। 7 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 times 4 equals 4। 36 सामान्यतः मानव की 2 प्रवृत्तियां होती हैं, स्वार्थ और परमार्थ। हम अधिकतर कार्य अपने लिए करते हैं। निस्वार्थ मनुष्य समाज के कल्याण के लिए संपत्ति का संचयन करता है। वृक्ष अपने लिए नहीं बल्कि परहित के लिए फल धारण करते हैं। नदी दूसरों के लिए बहती है। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है, अतः परोपकार को ही अपना कर्तव्य समझना चाहिए। परोपकारी मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है। मानव की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? उत्तर मानव की प्रवृत्तियां स्वार्थ और परमार्थ हैं। निस्वार्थ मनुष्य संपत्ति का संचयन क्यों करता है? उत्तर निस्वार्थ मनुष्य समाज के कल्याण के लिए संपत्ति का संचयन करता है। वृक्ष किसके लिए फल धारण करते हैं? उत्तर वृक्ष परहित के लिए फल धारण करते हैं। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? उत्तर प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है। 37 खेलों का महत्व। हमारा जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे स्वस्थ एवं खुशहाल बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस कार्य में खेल हमारी सबसे बड़ी सहायता करते हैं। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा हैं। जैसे पढ़ाई हमारे दिमाग के लिए जरूरी है, वैसे ही खेल हमारे शरीर और मन के लिए आवश्यक हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें खेलने की जगह के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, मैदानी खेल और घरेलू खेल। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और दौड़ जैसे खेल मैदानी खेल हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं। शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस और लूडो जैसे घरेलू खेल दिमाग को तेज करते हैं। खेलने से हमारे शरीर का अच्छा विकास होता है और बीमारियों से बचाव होता है। खेल आलस्य को दूर करते हैं और हमें ऊर्जावान बनाए रखते हैं। वे हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं और तनाव को कम करते हैं। खेल हमें समय का पालन, नियमों का सम्मान और हार जीत को समान रूप से स्वीकार करना सिखाते हैं। खेलों से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ समय खेलों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। उपसंहार, खेलों का महत्व। खेल हमारे जीवन को संतुलित बनाते हैं। जैसे पढ़ाई में अच्छे अंक लाना जरूरी है, वैसे ही रोज कुछ समय खेलना भी आवश्यक है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ग्राम सुधार। प्रस्तावना। हमारा भारत गांवों का देश है। अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। गांव बहुत सुंदर और शांत होते हैं।
लेकिन कई गांवों में आज भी सफाई, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है। अपने गांव को और बेहतर बनाना ही ग्राम सुधार कहलाता है। गांव का सुधार होने से देश का भी सुधार होता है। गंदगी दूर करने के उपाय। गांव को साफ सुथरा बनाना सबसे पहला और जरूरी कार्य है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। हमें कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और खुले में नहीं फेंकना चाहिए। सभी लोगों को खुले में शौच करने के बजाय घर के शौचालय का उपयोग करना चाहिए। इससे गांव स्वच्छ रहता है। प्लास्टिक की थैलियों और वस्तुओं का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जमीन और पानी को प्रदूषित करती हैं। ग्राम सुधार के अन्य उपाय। गांव को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और गांव में अच्छे स्कूल व पुस्तकालय होने चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गांव में छोटा अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। गांव की सड़कें पक्की और साफ होनी चाहिए ताकि आने जाने में सुविधा हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध रखते हैं और गांव को सुंदर बनाते हैं। हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचना चाहिए। उपसंहार। ग्राम सुधार बहुत आवश्यक है। जब हमारे गांव साफ सुथरे, पढ़े लिखे और स्वस्थ होंगे, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। हमें बच्चों और बड़ों के साथ मिलकर अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहिए। मोबाइल फोन शिक्षा का एक साधन। प्रस्तावना। आजकल हम सभी के पास मोबाइल फोन है। पहले इसका उपयोग केवल बात करने के लिए होता था, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल फोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मदद करता है। यह एक ऐसा छोटा उपकरण है जिससे हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में मोबाइल का उपयोग। मोबाइल फोन स्कूल के कामों और पढ़ाई में बहुत सहायक है। जब हम स्कूल नहीं जा पाते, तब मोबाइल की मदद से घर बैठे ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझ में न आए, तो इंटरनेट से तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल में शैक्षिकी ऐप्स और यूट्यूब पर ज्ञानवर्धक वीडियो होते हैं, जिनसे गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषय आसानी से समझे जा सकते हैं। ई बुक्स के कारण भारी किताबें साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती। मोबाइल फोन से प्राप्त ज्ञान। मोबाइल फोन ज्ञान का एक बड़ा भंडार है। इसके माध्यम से नई भाषाएं सीखी जा सकती हैं। रोज की खबरें पढ़कर सामान्य ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। ड्राइंग, कविता लेखन और कोडिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियां भी मोबाइल ऐप से सीखी जा सकती हैं। उपसंहार। मोबाइल फोन शिक्षा का एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका प्रयोग सोच समझकर और सीमित समय के लिए करना चाहिए। सही उपयोग से मोबाइल फोन पढ़ाई को आसान और रोचक बना सकता है। हमें इसे एक शिक्षक के सहायक के रूप में देखना चाहिए। IX पत्र लेखन 1 × 5 = 5। 38 प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र। प्रेषक ABK 10वीं कक्षा, आदर्श विद्यालय, मैसूरू। दिनांक 19 सितंबर 2025। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, आदर्श विद्यालय, मैसूरू। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना। सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना आवश्यक है, अतः कृपया मुझे दिनांक 20 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित। स्थान मैसूरू। आपका आज्ञाकारी छात्र ABK, अभिभावक के हस्ताक्षर। अथवा 38 पिताजी को अपनी पढ़ाई के बारे में पत्र। से ABK 10वीं कक्षा, आदर्श विद्यालय, मैसूरू।
दिनांक 20 सितंबर 2025। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। मैं खेल कूद और बातचीत में अधिक समय न गंवाकर नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हूँ। हमारी वार्षिक परीक्षाएं अगले महीने से प्रारंभ होने वाली हैं। मैं समय सारिणी के अनुसार प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और मेरे निरंतर परिश्रम से मैं वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। शेष सब कुशल हैं। माता जी को प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद। आपका प्रिय पुत्र अब क सेवा में रजत राम, /36 मेन रोड, राजनगर, मैसूरू।